हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। पिछली वीडियो में हमने सीडीपी के 30 क्वेश्चंस किए थे जो कि सहायक शिक्षक 2023 में पूछे गए थे। आज हम लोग सहायक शिक्षक 2023 के क्वेश्चन पेपर में से 25 क्वेश्चन हिंदी के लेने वाले हैं, जिसमें हिंदी के पेडागोजी और हिंदी के व्याकरण के क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है लेखन शिक्षण से, श्रवण शिक्षण से, वाचन शिक्षण से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास कैसे किया जाता है? तो वाचन शिक्षण से किया जाता है। ऑप्शन जो सी है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा का वाक्यांश होगा। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा का वाक्यांश क्या होगा? तो वो होगा अंतर्कथा होगा, अंतरह कथा होगा, अंतः कथा होगा या अंतर कथा होगा। तो किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा का वाक्यांश क्या होता है? तो अंतः कथा होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक या अधिक समापिका क्रियाएं रहती हैं, वह कौन सा वाक्य कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है, साधारण वाक्य कहलाता है, मिश्र वाक्य कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। तो जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक या अधिक समापिका क्रियाएं रहती हैं, वह वाक्य क्या कहलाता है? तो मिश्र वाक्य कहलाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, अनधिगत में प्रत्यय है। तो इन चारों ऑप्शन में सिर्फ उपसर्ग दिया हुआ है, अन, अनु, अधिक। इसमें प्रत्यय दिया ही नहीं है, तो यह क्वेश्चन जो है व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है। भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है। लिखना और सुनना, बोलना और पढ़ना, बोलना और सुनना या सुनना और पढ़ना। तो भाषा तत्वों का प्रवाह कब समान होता है? तो जब बोलना और पढ़ना होता है तब भाषा तत्वों का प्रवाह जो होता है वह समान होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, महेश्वर्य शब्द का संधि विच्छेद है। महेश्वर्य शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य या महधन ऐश्वर्य। तो महेश्वर्य शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है? किन वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है? तो च और इया का होता है, ड और ढ का होता है, ए और ए का होता है या न और अड़ा का होता है। तो कंठ तालव्य से किसका उच्चारण किया जाता है? तो ए और ए का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, लोकोक्ति के प्रमुख भेद हैं। 4, 2 हैं, 3 हैं या 1 है। तो लोकोक्ति के कितने भेद होते हैं? तो लोकोक्ति के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है वर्णात्मक लोकोक्ति और दूसरा है निर्देशात्मक लोकोक्ति। तो लोकोक्ति कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, वर्णात्मक और निर्देशात्मक। ऑप्शन बी सही आंसर है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सघोष व्यंजन कौन से हैं? च, छ और अ, स, त, थ और स, ड, इया, अड़ा, न और भ या डी है प और फ। तो सघोष व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ड, इया, अड़ा, न और भ, ये जो 5 हैं ये सघोष व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक है। गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है या संबंध कारक है। तो गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में अपादान कारक है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता होती है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता
और डी है उपरोक्त सभी। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता ये तीनों ही होती हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? व्याकरण ज्ञान, भाषा प्रयोग या व्याकरणिक नियम? तो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय हिंदी भाषा संबंधी भाषा प्रयोग पक्ष पर सर्वाधिक बल देना चाहिए, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, किंचित कौन सा विशेषण है? किंचित कौन सा विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अपूर्णांक बोधक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या गणनावाचक विशेषण है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा, किंचित कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी सही आंसर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर का क्वेश्चन है, लिपि का अर्थ है। लिपि का क्या अर्थ है? वर्ण लिखने की कला, वर्णमाला का लिखित रूप, लेखनी या ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। तो लिपि का अर्थ क्या होता है? तो लिपि का अर्थ होता है ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में सर्वनाम है। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है? तो वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और संबंधवाचक कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर जो यूज हुआ है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं? बाह्य प्रयत्नों के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं? 1, 2, 4, 3 या 8? तो बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में अनुचित जोड़ी का चयन कीजिए। किवाड़ कपाट, कंघी कंकड़ी, कोठा कोष्ठक या चना चढ़क। तो जो अनुचित जोड़ी है वो हो जाएगा आपका कंघी और कंकड़ी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, वाक्य के कितने आवश्यक तत्व माने गए हैं? ए है 5, बी 7, सी है 6 और डी है 4। तो वाक्य के कितने आवश्यक तत्व माने गए हैं? 48 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी 4। वाक्य के 4 आवश्यक तत्व माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है उद्देश्य एवं विधेय, दूसरा है कर्ता, तीसरा है कर्म एवं क्रिया और चौथा है उपवाक्य एवं पदबंध। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वाक्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला तत्व है उद्देश्य एवं विधेय, दूसरा तत्व है कर्ता, तीसरा तत्व है कर्म एवं क्रिया और चौथा है उपवाक्य एवं पदबंध। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? यहाँ पूछा गया है नहीं है, कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? पहला है मूल्यांकन, शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण अनुभव और डी है अधिगम अनुभव। तो मूल्यांकन के त्रिकोण को इस तरह से दर्शाया जाता है। तो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग मूल्यांकन तो स्वयं है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी शैक्षिक उद्देश्य भी है और ऑप्शन डी अधिगम अनुभव भी है। मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग शिक्षण अनुभव नहीं है, तो ऑप्शन जो सी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भाग नहीं है पूछा गया है, तो ये जो 3 है ये तो भाग है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शिक्षण अनुभव। 50 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। श्याम मेरा घनिष्ठ मित्र है, बागों में विविध रंगों के फूल थे, कृष्ण बंसी बजाते थे और कृपया शांत होकर बैठे रहिए। तो जहां तक मुझे जानकारी है ये चारों वाक्य शुद्ध हैं। अब व्यापम ने इसका उत्तर क्या लिया था ये कुछ देखने वाली बात है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
51 नंबर का क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है तो पत्र लेखन तो लिखित अभिव्यक्ति का साधन है। निबंध लेखन, नाट्य लेखन, ये तीनों ही लिखित अभिव्यक्ति का साधन है और हमसे पूछा गया नहीं है तो वाद विवाद ये लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है या मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है। तो 51 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वाद विवाद। क्वेश्चन नंबर 52 है, तद्वत का विलोम शब्द है। तद्वत का विलोम शब्द है अद्वत, अतद्वत, अद्वैत या अनित्य। तो तद्वत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अतद्वत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 53 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, भरसक शब्द में समास है। भरसक शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है या द्वंद्व समास है। तो भरसक शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। भरसक शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो विधिवाचक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया या नाम धातु क्रिया। तो मेघा बरसने लगे में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त क्रिया का। 55 नंबर का क्वेश्चन है, कलेजा फटना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पत्थर दिल होना, दुखी होना, दुख से पीड़ित होना या दिल की बात कहना। तो कलेजा फटना इस मुहावरे का अर्थ होगा दुखी होना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज के वीडियो में हिंदी के 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर ईवीएस के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।